7 अप्रैल 1984 न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट पर एक 30 साल की खूबसूरत भारतीय महिला सिक्योरिटी चेक्स और पहचान दस्तावेजों को लेकर इमिग्रेशन अधिकारियों से उलझ जाती है। उसे हथकड़ी लगाकर 4 पुलिसकर्मी एक मेंटल हॉस्पिटल में ले जाते हैं और इंडियन काउंसुल जनरल को इसकी सूचना दे दी जाती है। और जब भारतीय अधिकारी उससे मिलने आते हैं तो उसे देखकर दंग रह जाते हैं। ये वो चेहरा था जिसे शायद ही कोई हिंदुस्तानी पहचानता न हो। भारत में उसकी अदाओं पर करोड़ों लोग कुर्बान थे। वो उस दौर के युवाओं की धड़कन थी। उसके फैशन ने सिनेमा के पर्दे पर भारतीय हीरोइनों का लुक बदल दिया था। उसके ग्लैमर ने अदाकारी के मायने बदल दिए थे। वह सही मायनों में बॉलीवुड की पहली लेडी सुपरस्टार थी। उसे 70 की सनसनी भी कहा जाता था। नाम था परवीन बाबी। अगर अब भी इस नाम की पहचान में कुछ बताने की कसर रह गई हो तो थोड़ा और जान लीजिए। यह बॉलीवुड की पहली हीरोइन थी जिसे टाइम मैगजीन ने अपने कवर पर छापा था। अमिताभ बच्चन के साथ जिसकी जोड़ी उस दौर की सबसे हिट जोड़ी थी, जिसने कई सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर फिल्में दी थी। हीरोइनों के लिव इन रिलेशंस तब तक सुर्खियों में नहीं आए थे जब परवीन बॉबी ने डैनी, कबीर बेदी और महेश भट्ट के साथ रिश्ते बनाए और तोड़े। उसने मर्द ही नहीं धर्म भी खूब बदले। मुसलमान पैदा हुई, हिंदू अध्यात्म में दिलचस्पी दिखाई, ओशो की शागिर्दी अपनाई और अंत में ईसाई बन गई। जिस उम्र में बॉलीवुड की हीरोइनें मैच्योर कहलाती थीं, उसने दर्जनों सुपरहिट फिल्में, सैकड़ों अवार्ड और करोड़ों रुपए बनाकर फिल्मी दुनिया से मुंह मोड़ लिया और एक नई जिंदगी की तलाश में दुनिया घूमते घामते अमेरिका जा पहुंची, जहां 1 साल बाद ही एयरपोर्ट पर यह वाकया हुआ था। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है दोस्तों। वही परवीन बाबी जिसने अमिताभ बच्चन के साथ मजबूर, दीवार, अमर अकबर एंथनी, सुहाग, कालिया, शान, नमक हलाल जैसी कई सुपरहिट फिल्में दी थी, जिसे उस दौर की सबसे हिट जोड़ी माना गया और कुछ समय के लिए अमिताभ संग रिश्तों वाली हीरोइनों की फहरिस्त में इस हीरोइन का नाम भी जुड़ा। उसी परवीन बाबी ने साल 1989 में एक फिल्म मैगजीन को दिए इंटरव्यू में अमिताभ को लेकर कुछ ऐसा कहा कि दुनिया को चक्कर आ गया। परवीन बाबी ने अमिताभ को एक इंटरनेशनल गैंगस्टर बता दिया और आरोप लगाया कि उनके गुंडों ने मुझे किडनैप कर लिया था और एक आइलैंड पर ले जाकर मेरी सर्जरी कर डाली और मेरे कान के नीचे एक माइक्रोचिप लगा दिया। आपको ये आरोप हंसी मजाक लग रहा है तो ये भी बता दें कि मामला इतना तूल पकड़ा कि कोर्ट में चला गया और परवीन बाबी ने कोर्ट में भी कहा कि उन्हें अमिताभ बच्चन से जान का खतरा है। हालांकि वो अपने आरोपों के फेवर में कोई ठोस सबूत न दे सकी और आखिरकार कोर्ट ने अमिताभ बच्चन को क्लीन चिट दे दी। इसी तरह परवीन बॉबी ने अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, प्रिंस चार्ल्स से लेकर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और यहां तक कि भारत सरकार से भी अपनी जान को खतरा होने की बात कही। कई मौकों पर उन्होंने ये भी कहा कि सीबीआई, सीआईए, केजीबी, मोसाद और दुनिया की कई खुफिया एजेंसियां उनकी जान के पीछे पड़ी हैं। लेकिन तब तक यह बात दुनिया के सामने आ चुकी थी कि सिनेमा के पर्दे पर बिल्कुल नॉर्मल दिखने वाली परवीन असल में लंबे समय से शिजोफ्रेनिया नाम की मानसिक बीमारी का शिकार हैं। और जो बात दुनिया के सामने बहुत बाद में आई, वो परवीन के करीबियों ने पहले ही भांप लिया था।
डैनी और कबीर बेदी के साथ ब्रेकअप के बाद परवीन बाबी महेश भट्ट के साथ रिलेशनशिप में थी और महेश भट्ट ने कई मौकों पर खुलासा किया कि परवीन में यह मनोरोग इस कदर समाया था कि वह उनसे भी डरने लगी थी। एक बार घर में घुसते ही चाकू निकाल लिया कि कोई उन्हें मारने आ रहा है। तब तक उनका सिजोफ्रेनिया का इलाज शुरू हो चुका था, लेकिन वह डॉक्टरों को भी शक की नजर से देखती थी। एक बार महेश भट्ट ने जब उन्हें दवा खाने को दी तो परवीन इस बात पर अड़ गई कि पहले तुम खाकर दिखाओ कि कहीं इसमें मुझे मारने की कोई साजिश तो नहीं। एक बार तो वो घर से निर्वस्त्र अवस्था में ही उनके पीछे भाग पड़ी थी। परवीन की इसी सनक के चलते जल्द ही महेश भट्ट ने उनसे किनारा कर लिया। परवीन के मेडिकल एग्जामिनेशन से यह बात भी खुली कि उनके भीतर यह खौफ स्कूली दिनों में पैदा हुआ जब 1960 में अहमदाबाद में हुए एक सांप्रदायिक दंगे में वह स्कूल से किसी तरह ट्रक में छिपकर बचते बचाते घर पहुंची थी। हालांकि बाद में महेश भट्ट ने परवीन बाबी की जिंदगी से प्रेरित एक फिल्म बनाई थी, नाम था अर्थ, और आगे एक और फिल्म वो लम्हे आई जो इस अदाकारा की जिंदगी पर आधारित थी। जो नहीं है तो साल 2002 में तो परवीन बाबी ने कोर्ट में यह याचिका दायर कर सनसनी मचा दी कि उनके पास इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि 1993 के मुंबई बम कांड में संजय दत्त का हाथ था। लेकिन जब कोर्ट ने उन्हें तलब किया तो वह पेश नहीं हुई। तब तक परवीन को शायद ही कोई गंभीरता से लेता था। परवीन 1983 में ही फिल्मी दुनिया को छोड़ विदेश चली गई थी। लौटकर एक आध फिल्में भी की, लेकिन तब तक उनका वह आकर्षण, वह ग्लैमर, वह क्रेज गायब हो चुका था। 1991 में आई इरादा उनकी आखिरी फिल्म थी। उसके बाद से परवीन बाबी फिल्म ही नहीं दुनिया से भी कट गईं। वह अकेले रहती और ज्यादातर नशे में डूबी रहती, और आखिरी बार जब दुनिया के सामने आई तो यह उनके भीतर के डर से भी भयंकर निकला। 22 जनवरी 2005 को मुंबई के उनके फ्लैट से उनकी लाश बरामद हुई, वो भी तब जब 2 दिन तक उनके घर के बाहर अखबार और दूध के पैकेट पड़े रहे। पड़ोसियों को जब शक हुआ तो पुलिस की मदद से घर का दरवाजा खोला गया। परवीन की मौत आज भी एक मिस्ट्री ही है, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट्स की माने तो मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से उनकी मौत हुई थी। पुलिस को बिस्तर के पास व्हीलचेयर, दवाइयां और कई ऐसी चीजें मिली जिनसे पता चलता था कि परवीन बॉबी ठीक से चल फिर भी नहीं सकती थी। खैर, एक और बखेड़ा उनकी मौत के बाद शुरू हुआ और वो था उनकी संपत्ति पर दावा। जिसकी लाश लेने वाला कोई नहीं था, उसकी संपत्ति के सैकड़ों दावेदार आ खड़े हुए। उनकी एक वसीयत भी सामने आई जिसे कईयों ने फर्जी बताया। मौत के 11 साल बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनकी संपत्ति पर फैसला दिया जो उसी वसीयत के आधार पर था। इसके मुताबिक 80% संपत्ति एक ट्रस्ट का गठन कर उसको दे दी जाएगी जो कमजोर औरतों और बच्चों की मदद करेगा। इसी में से 10% रकम अहमदाबाद के उस कॉलेज को दी जानी थी जहां से परवीन ने इंग्लिश में एमए किया था। बाकी 20% रकम उनके मामा को दी गई और ट्रस्ट की जिम्मेदारी भी। और यह भी बताते चलें कि परवीन ने भले ही ईसाई धर्म अपना लिया था, उनके दावेदारों ने उनकी लाश को मुस्लिम रीति रिवाज से ही दफनाया। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। चलते चलते इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। शुक्रिया, नमस्ते, आभार।